गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पहले हम फोटोसिंथेसिस रिवाइज करेंगे, बाद में एनाटॉमी। ठीक है। अच्छा जी, मुझे भी नहीं पता कौन सा आएगा, ये तो क्वेश्चंस है। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, है ना। उसके बाद ये पढ़ना था वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो एक सेल ऑर्गेनल तुमने देखा होगा जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है। इसके अंदर जो स्पेस है, दिख रहा है इसके अंदर जो स्पेस, ये क्या है? स्ट्रोमा। क्या है ये? स्ट्रोमा। ये है स्ट्रोमा। ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पैचेज होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? ग्रेनम। ठीक है। ग्रेनम को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है। अब इसमें डीएनए होता है, ये सब तुम्हें पता है, ये हमारे काम का नहीं है। इस अकेले को हम क्या कहेंगे? थाइलेकोइड। क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड। और ये क्या है? स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली। और ये क्या है? एक ग्रेनम। और सारी ग्रेनम को मिला के क्या कह देंगे? ग्रेना। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है। कितनी रिएक्शन? दो। जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारे पास क्या होंगी? दो रिएक्शन होंगी। कौन कौन सी? एक होगी लाइट रिएक्शन, एक होगी डार्क रिएक्शन। एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया था हिल नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बोला जाता है हिल्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? हिल्स रिएक्शन। और इसको किन्होंने डिस्कवर किया था? ब्लैकमैन ने, तो इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एटीपी एंड NADPH क्या होता है? फोम होता है। और इसमें क्या होता है? शुगर बनती है। शुगर का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? शुगर का। ठीक है। अब बात आती है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? देखो, फोटो सिस्टम जरूरी होते हैं, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पे, फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ पे, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो पूछे लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, तो क्या बताओगे? ग्रेना में। कहाँ होती है? ग्रेना में। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है। अगर ये सारे ऑप्शन में हो तो ऑल ऑफ दीज कर देना। अकेला ग्रेना हो तो क्या करोगे? ग्रेना। ठीक है। और ये कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। कहाँ होगी ये रिएक्शन? स्ट्रोमा। क्यों होगी? क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बायोकेमिकल पाथवे है। ठीक है। और जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनके लिए क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम्स। ठीक है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में। ठीक है। इसलिए डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? थाइलेकोइड या फिर ग्रेना या फिर स्ट्रोमा लेमिली। क्योंकि फोटो सिस्टम जो लाइट को क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे, वो इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। थाइलेकोइड की में थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? जो भी लाइट आती है उस लाइट को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? लाइट को रिसीव करते हैं। और लाइट जो होती है वो छोटे 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 पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जिनको क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। इतनी बात समझ में आ गई? लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? ग्रेना में, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमा लेमिली में। डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है?
शुगर बनती है, क्योंकि एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें, कर ले, अगर लिखना हो तो बाद में लिखना, अभी मैं जल्दी से रिवाइज करवाऊंगी। लाइट रिएक्शन में होगा क्या क्या, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले सनलाइट आएगी, उसको क्या किया जाएगा, अब्जॉर्ब किया जाएगा। तो पहले क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सबसे पहले सनलाइट को क्या किया जाएगा, अब्जॉर्ब किया जाएगा। सनलाइट अब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब वाटर टूटेगा तो क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन, है ना। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ क्या निकलेगा जब पानी टूटेगा, हाइड्रोजन आयन भी निकलेंगे, और हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। उनके मूवमेंट की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, इनका क्या होगा, फॉर्मेशन। तो पहले लाइट आई, लाइट की प्रेजेंस से वाटर क्या हुआ, टूटा, वाटर टूटा तो क्या रिलीज हुई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज हुई, और किसका फॉर्मेशन हुआ, एटीपी और NADPH का। ठीक है, डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं होती डायरेक्टली, वो किस पे डिपेंड होती है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एटीपी और NADPH, ये क्या हो जाएंगे, यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में ये क्या हो जाएंगे, काम आ जाएंगे, यूज हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, चले आगे। अब देखो, जब ये रिएक्शन होगी तो कौन होगा, पिगमेंट सिस्टम होगा। पिगमेंट क्या होना चाहिए, पिगमेंट होना चाहिए जो क्या कर सके, लाइट को अब्जॉर्ब कर सके। तो पिगमेंट बने, पिगमेंट का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, LHC, बोले तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो लाइट को क्या करेगा, हार्वेस्ट करेगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किस किस से मिलके बना होता है, फोटो सिस्टम और रिएक्शन सेंटर। ठीक है, किस किस से, फोटो सिस्टम और एंटीना मॉलिक्यूल, फोटो सिस्टम और एंटीना मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो फोटो सिस्टम होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है PS फर्स्ट और दूसरा PS सेकेंड। जो पहले डिस्कवर हुआ वो PS फर्स्ट, जो बाद में डिस्कवर हुआ वो PS सेकेंड। डिस्कवरी के बेस पे इनका क्या है, नाम है। ठीक है, दोनों में ही क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। इसमें भी रिएक्शन सेंटर होगा कौन, क्लोरोफिल A, रिएक्शन सेंटर कौन होगा, क्लोरोफिल A। इसमें भी रिएक्शन सेंटर कौन है, क्लोरोफिल A है। PS फर्स्ट कितनी नैनोमीटर लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है, ये 680 नैनोमीटर। ठीक है, 680 नैनोमीटर तक कौन काम करेगा, PS सेकेंड। 680 से अबव पे कौन एक्टिवेट हो जाएगा, PS फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो कैसे बनता है ये, यहाँ पे क्या है, मेरे पास रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल A है। ठीक है, इसके चारों तरफ कौन है, एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल में क्या है, अदर पिगमेंट्स है ना, होते हैं ना, ये क्या है, अदर पिगमेंट्स हैं जो क्या बनाते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो 700, मान लो ये PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर बनाया है मैंने, ये P700 है। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी को ऑब्जॉर्ब करेगा, ये ओनली 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करेगा ये रिएक्शन सेंटर। लेकिन ये जो बाकी के पिगमेंट्स हैं जिनको हमने क्या बोला है, एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बाकी जो छोटी वेवलेंथ की लाइट होती है उसको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मान लो इसने लाइट को अब्जॉर्ब किया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी वेवलेंथ को भी क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं,
LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आ गई इतनी बात समझ में? पक्का। अब एनर्जी बनेगी कैसे? तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। देखो ये मैं आउटर लेयर बना रही हूँ किसकी, नहीं इनर लेयर बना रही हूँ क्लोरोप्लास्ट की। ये पूरा पार्ट मेरे पास क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर क्या है, क्या होता है, थाइलेकोइड होता है ना। अरे होता है, तो मैं थाइलेकोइड को बड़ा बना दे रही हूँ। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो भी क्या ही कर लोगे। ठीक है, ये है, इसके अंदर मैं बना रही हूँ क्या, इस थाइलेकोइड की लुमेन। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो क्या है, मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड की, इसके अंदर फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। यहाँ कौन प्रेजेंट है, PS2, फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, PQH2। ठीक है, इसके आगे कौन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, नहीं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा हमारे पास क्या, PS फर्स्ट। समझ आ गया, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन का कौन, ये थाइलेकोइड का कौन सा पार्ट है, लुमेन। PS सेकेंड से रिलेट करता है वाटर की स्प्लिटिंग। यहाँ पे क्या होगा, H2O, टू मोलिक्यूल जो H2O के हैं, मतलब वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या निकलेगा, 4 प्रोटॉन प्लस 4 ही इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये किस लिए किया है कि O2 बन जाए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब क्या होगा बेटा, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन थाइलेकोइड की लुमेन में क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है, क्योंकि वाटर टूटा है। यहाँ पे केमियोस्मोसिस भी समझ में आ जाएगी, लाइट रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी, सारी चीजें। ठीक है, वाटर टूटा तो क्या बना, हाइड्रोजन आयन बना, जिसकी वजह से थाइलेकोइड की लुमेन में कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मूव करेगा एक से दूसरे कैरियर के पास। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से रेडॉक्स पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन की पंपिंग होती है और क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये तुमने पढ़ा था ETS में। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, PS सेकेंड के पास। PS सेकेंड के पास इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमारे कौन है, सूर्य भगवान, दिख ही नहीं रहे हैं, ये क्या है, सूर्य भगवान। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, लाइट, लाइट क्या कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं। ठीक है, सनलाइट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब बताओ मेरे को, पहले लाइट PS फर्स्ट को देगा या PS सेकेंड को, बेटा सूर्य भगवान है, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, वो इक्वल लाइट देते हैं। अब तुम्हें कितनी लाइट लेनी है वो तुम पे डिपेंड है ना। तो PS फर्स्ट के पास भी लाइट जाएगी और PS सेकेंड के पास भी लाइट जाएगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट से क्यों निकला, हाँ सॉरी PS सेकेंड, पहले PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, इंटेंसिटी किसकी, नहीं, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है, फ्री है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में चला जाएगा, और उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो किससे निकलेगा, क्लोरोफिल के ऑर्बिटल से निकलेगा, और उस क्लोरोफिल के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तब तक ये इलेक्ट्रॉन वहां तक चला जाएगा, इसमें बहुत कम टाइम लगता है ना, समझ गए बात को। तो क्या होगा, सनलाइट आई कितनी, 700 नैनोमीटर की सनलाइट को, सॉरी 680, उल्टा बोल दिया ना मैंने, PS सेकेंड है, कोई बात नहीं।
680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेज में जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर। और यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, फियोफाइटिन। कौन होता है, फियोफाइटिन। ये एक्साइटेड स्टेज में जाके किसके पास चला गया, फियोफाइटिन के पास चला गया। और फियोफाइटिन क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखो एनर्जी तो ले ली इसने, एनर्जी पाके उछल कूद करने लग गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। लेकिन एनर्जी पाके इसने क्या खो दिया, स्टेबिलिटी खो दी, ठीक है। एनर्जी गेन किया, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है इसके पास, स्टेबिलिटी नहीं। होता है ना, इंसान पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, लेकिन पैसा कमाने के बाद सुकून नहीं मिलता, ठीक है। तो वो सुकून चाहिए होता है, बाद में समझ में आता है कि सुकून ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू पैसा। वैसे ही इसने एनर्जी पा ली, एनर्जी पाके ये कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। फिर इसे पता चला एनर्जी की वजह से मेरी स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, उस एनर्जी को लूज करेगा और वापस से कहाँ आएगा, डाउन हिल आएगा, ठीक है। डाउन हिल ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, प्लास्टोक्विनोन के पास। इसका क्या हुआ, रिडक्शन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन बाद में किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम के पास। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, देखो पहले इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा और ये इसके पास में है, तो यहाँ से भी क्या रिलीज होंगे, हाइड्रोजन रिलीज होंगे, है ना। देखो ये PQ PQH2 में कन्वर्ट हो गया, PQH2 वापस PQ में कन्वर्ट होगा तो H+ क्या होगा, रिलीज होगा। और ये मेम्ब्रेन की तरफ है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, थाइलेकोइड की लुमेन में चले जाएंगे। समझ आ गई। तो क्या पढ़ा था तुमने, केमी ऑस्मोसिस में क्या करना है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। कैसे बढ़ती है, एक तो वाटर की स्प्लिटिंग से। एक इलेक्ट्रॉन जब प्लास्टोक्विनोल से साइटोक्रोम B में जाता है तो हाइड्रोजन कहाँ आता है, स्ट्रोमा की थाइलेकोइड की लुमेन में आता है। बेटा तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, मेरे से झूठ मत बोलो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B6 में। साइटोक्रोम B6 से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम F के पास। वो ही चलता रहेगा जो हमने कहाँ देखा था, साइटोक्रोम B से किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम F के पास। क्या होगा, एक बार रिडक्शन, एक बार ऑक्सीडेशन। क्या जनरेट होगा, रेडॉक्स पोटेंशियल। उस पोटेंशियल का यूज करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, ATP। ये कैसे बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट के पास गया। PS फर्स्ट पे कितनी वेवलेंथ आई, 700 नैनोमीटर को ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, किसके पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा। फेरोडॉक्सिन से क्या होगा, ये जो स्ट्रोमा की साइड है ना, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP प्लस इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया, NADPH बना दिया, ठीक है। तो स्ट्रोमा के पास जो हाइड्रोजन आयन थे उनमें से कुछ क्या हो गए, यूज हो गए क्या बनाने में, NADPH बनाने में। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम इसकी बात करते हैं किसकी, लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम की। पहले क्या हुआ, वाटर, लाइट आई तो क्या हुआ, वाटर टूटा तो क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन मूव किया किसके पास, फोटो सिस्टम सेकंड के पास। कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेज में। किसने एक्सेप्ट किया, फियोफाइटिन ने। फियोफाइटिन से वापस डाउन ही लाएगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोल में। प्लास्टोक्विनोल से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, लुमेन में, ठीक है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में जाएगा तो रेडॉक्स पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से किसके पास, PS फर्स्ट के पास। PS फर्स्ट से फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन के पास से किसके पास जाएगा, NADP+ के पास। और क्या बन जाएगा, NADPH।
ठीक है, तो ये देखो पहले इलेक्ट्रॉन अपहिल जा रहा है, फिर डाउन हिल जा रहा है, फिर वापस से अपहिल जा रहा है, अपहिल डाउन हिल अपहिल, तो क्या हो गया ये जेड स्कीम, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं जेड स्कीम। ये क्या है नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, क्या है नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है जेड स्कीम, जेड स्कीम, ठीक है। साइक्लिक होगा तो क्या होगा, साइक्लिक में इधर वाला भूल जाओ सब, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी सनलाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन से फिर किसके पास जाएगा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फिर यहाँ घूम फिर के वापस, ऐसे क्या होता रहेगा रोटेट करता रहेगा, तो ये क्या हो गया साइक्लिक। तो बताओ इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, सिर्फ ATP बन रही है, NADH2 बन ही नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वापस घूम फिर के यहाँ आ जा रहा है। वाटर स्प्लिट हो रहा है क्या इसमें, नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है, नॉन साइक्लिक में वाटर स्प्लिट होता है, साइक्लिक में नहीं होता है। नॉन साइक्लिक में ATP और NADH2 दोनों बनते हैं, साइक्लिक में सिर्फ क्या बनता है ATP बनता है, क्या बनता है ATP। नॉन साइक्लिक कहाँ होता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, लेकिन साइक्लिक कहाँ होता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, और स्ट्रोमा लेमिली में भी होता है, कहाँ होता है स्ट्रोमा लेमिली में भी होता है। ये डिफरेंस हो गए दोनों में, समझ आ गया लाइट रिएक्शन। तो ये हमारी थी लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में हमें एनर्जी बनानी है, तो एनर्जी कैसे बनेगी, थाइलेकोइड की लूमेन में क्या हो जाता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसको हम समझते हैं कौन से हाइपोथेसिस से, केमी ओस्मोसिस हाइपोथेसिस। केमी मतलब केमिकल, ओस्मोसिस मतलब मूवमेंट, कहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर टुवार्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओस्मोसिस में तो टुवार्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। जब प्रोटॉन मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब प्रोटॉन का क्या होगा डिफ्यूजन होगा, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसलिए उसको क्या बोला केमी ओस्मोसिस हाइपोथेसिस। जब एनर्जी बनानी होती है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, मेम्ब्रेन चाहिए होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होता है, प्रोटॉन पंप चाहिए होता है, ATP सिंथेज एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में क्या है, अरे वो क्या बनाते थे हम F1 F0 पार्टिकल, क्या बनाते थे, ये F0 है, ये F1 है, F0 F1 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या करना है प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए इसके और इसके बीच में, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना कि नहीं बना, बन गया ना। किस वजह से बना प्रोटॉन ग्रेडियंट, तीन तरीके से। पहला क्या था वाटर स्प्लिटिंग से, दूसरा जब इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम के पास जा रहा है उसी दौरान हाइड्रोजन थाइलेकोइड की लूमेन में आ रहा है, तीसरा स्ट्रोमा की साइड में हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि उधर क्या बनता है NADPH बनता है। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन थाइलेकोइड की लूमेन में क्या हो गई ज्यादा हो गई, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, और इधर स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या है कम है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या है कम है। तो ये क्या हुआ ग्रेडियंट बना कि नहीं बना, बनाना प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। मेम्ब्रेन यहाँ पे है कि नहीं है। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो तुम्हें पता है कि F0 के थ्रू हाइड्रोजन इधर से इधर क्या करते हैं मूव करते हैं ड्यू टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ना कौन F0 पार्टिकल, F0 क्या करेगा इसको फैसिलिटी देगा कि तू यहाँ से यहाँ पे मूव कर जा। जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो क्या होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। उस एनर्जी को कौन यूज करेगा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है ATP सिंथेज, यहाँ कौन सा एंजाइम है
एटीपी सिंथेज एंजाइम है वो क्या करेगा, एनर्जी को यूज करेगा और क्या करवा देगा, फोस्फोराइलेशन। तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। ठीक है, ये जो एटीपी बन रही है ना, ये ऐसे ही बन रही है। ठीक है, समझ आ गई बात, क्या हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन। ये है केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। तो इस डायग्राम में तुमने क्या क्या पढ़ा, जेड स्कीम भी पढ़ी, साइक्लिक भी पढ़ा, केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस भी पढ़ा। क्लियर है, पक्का? चलें अब आगे। अब हम बात, लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तुम्हारी, अब हम बात करेंगे किसकी, डार्क रिएक्शन। ये शॉर्ट में इसलिए बता दिया क्योंकि तुम पहले पढ़ चुके हो चैप्टर। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं बेटा जी, ब्लैकमैन रिएक्शन, काला आदमी। ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोला जाता है किसको, डार्क रिएक्शन को। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, हाँ ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। क्या पढ़ा रही थी मैं, डार्क रिएक्शन। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था मेल्विन कैल्विन, काल्विन नहीं, कैल्विन। मेल्विन कैल्विन ने एक्सपेरिमेंट किया एक एल्गी पे, जिसका नाम क्या था, क्लोरेला। क्या नाम था, क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, सिंगल सेलुलर एल्गी। ठीक है, क्या है, सिंगल सेलुलर एल्गी। कौन सा एल्गी, रेड ब्राउन ग्रीन, ग्रीन एल्गी। कौन है, क्लोरेला। किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मेल्विन कैल्विन। और बोला कि जो डार्क रिएक्शन होती है ना, ये तो मैंने पहले बता दिया, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट काम में आते हैं, डायरेक्टली किस पे डिपेंड नहीं करता, लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मेल्विन कैल्विन ने क्लोरेला में डिस्कवर किया किसको, C3 साइकिल को। किसको डिस्कवर किया, C3 साइकिल। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, कैल्विन साइकिल, क्योंकि कैल्विन ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, तो C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है, फोस्फोग्लिसरेट। कौन होता है, फोस्फोग्लिसरेट होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और फोस्फोग्लिसरेट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, कौन, फोस्फोग्लिसरेट। इसलिए इस साइकिल का नाम क्या है, C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो फिर बात आई, क्या सारे प्लांट C3 होते हैं, क्या सारे प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने फिर और डिस्कवरी की, तो पता लगाया कि सब प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट फोस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं होता, कुछ प्लांट में कौन होता है, ऑक्जेलो एसिटिक होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में, इन सम प्लांट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन कंपाउंड। तो जिन प्लांट में क्या बनता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, उनको क्या बोल दिया, C4 प्लांट्स बोल दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब बात आई कि जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कौन फिक्स करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले RUBP। C3 प्लांट में कौन करता है, RUBP, बोले तो राइबुलोज बिस फोस्फेट। राइबुलोज बिस फोस्फेट क्या करता है, पहले फोस्फेट क्या करता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। तो बात आई कि RUBP में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अब तो हमें पता है कि कितने कार्बन के नंबर हैं, 5 है, लेकिन पहले नहीं पता था। तो पता बोला गया कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितना है, 3 कार्बन का। फर्स्ट प्रोडक्ट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के पास है, तो इसके पास कितने कार्बन रहे होंगे, 2 कार्बन। तो पहले बोला जाता था कि RUBP कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। लेकिन बाद में डिस्कवरी से पता चला कि पहले जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 1 ना बन के कितना बनता है,
दो बनता है, दो मॉलिक्यूल बनते हैं, और दो मॉलिक्यूल कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो RuBp कितने कार्बन का है, बाद में डिस्कवरी से पता चला कि CO2 और RuBp जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, PGA के 2 मॉलिक्यूल, और ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो ये कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का। ठीक है, पहले माना जाता था कि ये कितने कार्बन का है, 2, लेकिन बाद में और ज्यादा डिस्कवरी से पता लगा कि ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं केल्विन साइकिल की। तो केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं ना, कौन कौन से, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। जनरेशन नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ऐड होगी, क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड। तो ये हमारे पास क्या है, RuBp कहाँ पे है, ये स्ट्रोमा में। ठीक है, एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है, दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल फोस्फो, अरे बोलो, फोस्फोग्लिसरेट बोल दो या फिर फोस्फोग्लिसरिक एसिड के बोल दो, कितने कार्बन, 3 कार्बन। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, रूबिस्को, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, राइबुलोज बाई बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज की प्रेजेंस में क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास फोस्फोग्लिसरेट के बन जाएंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, तो इस स्टेप को क्या बोल दिया, कार्बोक्सिलेशन। अब फोस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, क्या बनेगा, ट्रायोज सुगर बनेगा, क्या बनेगा, ट्रायोज सुगर या फिर ट्रायोज फॉस्फेट भी बोल देते हैं। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट क्या है, अरे ये एसिड है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड। ट्रायोज सुगर या तो कीटोन होगा या फिर एल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो ये एसिड से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या आ गया, रिडक्शन। जब रिडक्शन होगा तो क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, चाहिए ना, रिडक्शन में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, NADP, 2 मॉलिक्यूल NADPH के क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल NADP प्लस प्लस H प्लस। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, काम में आ जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या काम आएगी, 2 ATP काम आएगी। ठीक है, 2 ATP से क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, इस ट्रायोज, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना, एक मॉलिक्यूल से तो क्या बन जाएगा, शुगर। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल वापस से क्या काम आएगा, रीजनरेशन करवाएगा, किसका, RuBp का। यहाँ पे क्या होगा, रीजनरेशन। और जब रीजनरेशन होगा उस दौरान भी क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज होगा, और क्या बन जाएगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, 3 स्टेप हुए, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। सबसे ज्यादा क्रूसियल स्टेप कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलेशन, ये वाला स्टेप कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन। ये क्या है, मोस्ट क्रूसियल स्टेप, ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, मोस्ट क्रूसियल स्टेप। इसके बाद में ये भी क्या है, क्रूसियल स्टेप है, रीजनरेशन भी क्या है, क्रूसियल स्टेप, क्योंकि रीजन RuBp तो चाहिए ना रिएक्शन के लिए, अगर ये रीजनरेट नहीं होगा तो वापस से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज्यादा क्रूसियल स्टेप कार्बोक्सिलेशन, फिर रीजनरेशन। ठीक है, पूछेगा, देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की है हमने, लेकिन एक शुगर बनाने के लिए हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इस साइकिल को कितनी बार होना पड़ेगा, 6 बार होना पड़ेगा। 6 बार होना पड़ेगा तो ATP कितने बनेंगे, एक में 3 बन रहे हैं तो 6 में कितने हो जाएंगे, 18। और NADPH कितने काम आएंगे, 12 NADPH काम में आ जाएंगे। ये था तुम्हारा केल्विन साइकिल। इसमें कोई दुख दर्द पीड़ा है तो बोलो, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें।
हाँ, क्या पूछा जाता है, पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, RuBp, कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ठीक है, ATP कितने काम आते हैं, 18, NADPH 12। बोलेगा कि कितना, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए बोले तो 3 ATP, ठीक है, 6 के लिए बोले तो 18 ATP, या फिर सीधा बोल दे एक ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए कितने ATP, 18। जैसा बोले वैसा आंसर देना है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा जी किस पे, है चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा बेटा, C4 साइकिल है बस, फिर क्या है, फोटो रेस्पिरेशन, फिर फैक्टर अफेक्टिंग, और नहीं तो क्या। तुम जबरदस्ती फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, हैं? तो मैं तो तुम्हें एज ए रिवीजन पढ़ा रही हूँ ना, क्लास में पढ़ाती तो 4-5 लेक्चर तो मैं भी ले ही लेती। C4 क्या, तो मैं भी तो एनसीईआरटी की डायग्राम बना रही हूँ बस। हाँ, C4 साइकिल को किन्होंने डिस्कवर किया था, हैच एंड स्लेक ने, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हैच एंड स्लेक साइकिल भी बोला जाता है। तो डिस्कवर्ड बाय हैच एंड स्लेक। हैच एंड स्लेक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। C4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है, फर्स्ट, अभी तो बताया था, ऑप्शन का क्या होता है याद होना चाहिए। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, इसलिए क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज C4 साइकिल, इसीलिए इसको कहा जाता है C4 साइकिल। किसमें पाया जाता है ये, अकर्स इन ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन प्लांट में ना, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन प्लांट्स में। ठीक है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, लाइट इंटेंसिटी भी इनमें क्या होती है, ज्यादा होती है। एग्जाम्पल जो दे रखा है एनसीईआरटी ने, मेज और सोरगम, मेज और सोरगम, शुगर केन में भी पाया जाता है। ठीक है, मेज सोरगम शुगर केन क्या है, C4 प्लांट है। तो पूछ लेगा कि C4 प्लांट को किन्होंने डिस्कवर किया, हैच एंड स्लेक ने। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C4 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। कौन कौन से प्लांट है जो C4 है, मेज सोरगम शुगर केन। कौन से एरिया में पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ठीक है, इनकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, अगर इनको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इनमें स्पेशल एनाटमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्पेशल एनाटमी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेंज एनाटमी। क्या कहा जाता है, क्रेंज एनाटमी। क्रेंज एनाटमी का मतलब क्या होता है, मीजोफिल सराउंडेड बाय बंडल सीथ सेल। मीजोफिल सेल जो होती हैं वो क्या होती है, सेल्स आर surrounded by bundle sheath cell, बंडल शीथ सेल्स। मीजोफिल सेल्स किससे सराउंड रहती है, बंडल शीथ सेल से। तो देखो ये एक मेरे पास क्या है, मीजोफिल सेल, प्लांट है तो सेल वॉल होगी, ये क्या है, बंडल शीथ सेल, ये सराउंड रहती है बहुत सारी बंडल शीथ सेल से। तो इस तरीके की जो एनाटमी है
वो क्या हो जाएगी, क्रेंच एनाटॉमी। गले में क्या पहन ली, माला, ठीक है, तो ये क्या होगी, क्रेंच एनाटॉमी। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, पूरा लिख देती हूँ, मीजोफिल और बंडल स्थित में क्या डिफरेंस होता है। बंडल स्थित में क्या होती है, सेल वॉल थिक होती है, बंडल स्थित की वॉल क्या होती है, थिक होती है। क्यों होती है थिक, क्योंकि CO2 रिलीज होता है ना इसमें, तो वो CO2 बाहर ना जाए, CO2 के लिए क्या हो जाए, इम्परमेबल। सेल वॉल थिक होती है। क्लोरोफिल के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मोर इन नंबर, लेकिन क्या होता है, एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, एग्रेनल। ग्रेना नहीं होगा क्लोरोप्लास्ट में, नंबर ज्यादा होंगे लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्या नहीं होगा, ग्रेना नहीं होगा। ग्रेना नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, लाइट रिएक्शन इसमें नहीं होगी। लाइट रिएक्शन किस में होगी, मीजोफिल में। इसके क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रेना प्रेजेंट होता है, ग्रेना प्रेजेंट है, ठीक है। तो C4 साइकिल तो किस में होगा, मीजोफिल में, और C3 किस में होगा, बंडल शीथ में, ठीक है। C3 लाइट का एक्सेप्शन, लाइट एक्सेप्ट कहाँ होगी, मीजोफिल में, और जो प्रोडक्ट बनना है रूबिस्को से वो कहाँ बनेगा, बंडल शीथ में। आ गई इतनी बात समझ में, पक्का। ये पूछा जाता है कि बंडल शीथ की क्या खास बात होती है, सेल वॉल थिक होती है, क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ कौन होता है, C3 साइकिल, और वहां पे लाइट रिएक्शन होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, वो कहाँ होगा, मीजोफिल सेल में। अब तुम्हें डायग्राम बना के बता देते हैं, बना दें, ओके। क्या हो गया, अच्छा वो देख रहे हो क्या, मीजोफिल में कितना क्लोरोप्लास्ट होता है, 20 से नहीं होता शायद, 20 से 40 ही है क्या, ठीक है फिर होता होगा। ये मैंने ऊपर क्या बनाई है, मीजोफिल, और नीचे वाली कौन सी बनाई है, बंडल शीथ। समझ जाना, ये मीजोफिल है, ये बंडल शीथ है। दो दो वॉल क्यों बनाई है, क्योंकि ये क्या है, प्लांट है। और तुम्हें पता है क्या कि प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो ये मैंने क्या बना दिए, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बना दिए। अब जैसा भी बना है देख लो। अब देखो ये कौन है, मीजोफिल, और ये कौन है, बंडल शीथ सेल। क्या होगा, मीजोफिल में प्रेजेंट है बेटा जी फोस्फोइनोल पायरुवेट। कौन है, फोस्फोइनोल पायरुवेट, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये एक्सेप्ट करेगा एटमॉस्फेयर से किसको, CO2 को। तो 3 और 1 कार्बन मिलके क्या बनाएंगे, 4 कार्बन का कंपाउंड, जिसको बोलेंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड डायरेक्ट इसमें नहीं जा सकता, तो ये पहले कन्वर्ट होगा किसमें, मैलिक एसिड में, ठीक है। मैलिक एसिड फिर ट्रांसफर होगा किसमें, बंडल शीथ सेल में। मैलिक एसिड कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, ठीक है। मैलिक एसिड का यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये कितने कार्बन का बन गया, 3 कार्बन का फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट कितने कार्बन का, 3 का। वापस से कहाँ चला जाएगा, बंडल शीथ, नहीं सॉरी फोस्फोइनोल नहीं रहेगा, पायरुविक एसिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पायरुविक एसिड, क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे पायरुविक एसिड यहाँ चला गया। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, वापस से फोस्फोइनोल पायरुवेट, मतलब यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, ATP ऐड हो रहा है ना। तो 2 मॉलिक्यूल ATP ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 ADP प्लस 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
ठीक है, तो ये क्या है हमारा C4 साइकिल। ठीक है, पहले क्या था फॉस्फो पूछा जाता है C4 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिक्स करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ जाएगा, बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, क्या हो जाएगा, C3 साइकिल। यहाँ पे C3 साइकिल चलेगा ना, ये कहाँ चला जाएगा, C3 साइकिल में। ठीक है, और ये पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा, वापस से मीजोफिल में, और मीजोफिल में वापस से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो कितने मॉलिक्यूल एटीपी, 2, और इसमें कितने मॉलिक्यूल एटीपी, 3। तो एक बार C4 साइकिल चलने में कितनी एटीपी, 5। ठीक है, तो एक बार के लिए 5, तो 6 बार के लिए कितनी हो जाएंगी। यहाँ पे C3 साइकिल नहीं होगा क्या, C3 साइकिल अभी पढ़ा था, कितने एटीपी काम आए थे, 3 आए थे ना, और 2 यहाँ आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो इस पूरे को मिला के C4 साइकिल बोलते हैं ना, C4 प्लांट में तो ये पूरा होगा। तो पूरे में कितनी एटीपी, एक साइकिल में 5। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कितनी एटीपी काम आती है, 5। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में 30 एटीपी। ठीक है, तो फॉर फिक्सेशन ऑफ one CO2 in C4 plant, in C4 plants कितनी एटीपी, 5 एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 6 CO2 के लिए कितनी चाहिए, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 एटीपी। और NaDH2 तो इसमें भी कितने ही चाहिए, 12 ही चाहिए। ठीक है, चलें आगे। ये C4 साइकिल समझ आया। अब हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन में तो कुछ नहीं है, वेस्टफुल प्रोसेस है, तो वेस्टफुल प्रोसेस को क्यों ही पढ़ना। आज का पढ़ाया मतलब, इससे पहले साइंटिस्ट वाला भी देख लेना, क्या पता 2-3 क्वेश्चन मिल जाए। हाँ, इससे आएंगे क्वेश्चन, इससे आएंगे क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रही कि इसी से आएंगे, जो पढ़ाया है उसी से आएंगे। 25। हाँ चलें आगे। हाँ बेटा, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन नाम से ही पता चल रहा है, क्या क्या पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। प्लांट के पास कौन सा एंजाइम है, रूबिस्को। कौन सा एंजाइम है, रूबिस्को, रूबी, रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बिस फोस्फेट, बोलो, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ऑक्सीजिनेज। ठीक है, इसके पास है, मतलब कार्बोक्सिलेज मतलब ये क्या किसके साथ बाइंड कर सकता है, CO2 के साथ भी। ऑक्सीजिनेज मतलब ऑक्सीजिनेशन की भी एक्टिविटी है और कार्बोक्सिलेशन की भी एक्टिविटी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। मैं हमेशा बताती हूँ, पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता देती हूँ, CO2 मतलब ज्यादा खतरनाक, घर वाले की बाहर वाले, CO2 हल्के में ले रखे हो घर वाली, और टू मतलब बाहर वाले। ठीक है, तो ये जो रूबिस्को है, इस ये दो दो के साथ बाइंड होता है, CO2 के साथ भी बाइंड होता है और O2 के साथ भी बाइंड होता है। जब घरवाली है तब तो कुछ इधर उधर कर नहीं सकता, जब CO2 ज्यादा है तो किसके साथ बाइंड होगा, CO2 के साथ।
और जब वो मायके चली जाती है, ठीक है, तो किसके साथ बाइंड होगा? O2 के साथ बाइंड होगा, ठीक है। किसके साथ बाइंड होगा? O2 के साथ। दिक्कत कब आएगी? जब दोनों साथ में होंगे। अब किसके साथ बाइंड होगा? घर वाली के साथ। क्यों? क्योंकि उसके साथ बाइंडिंग एफिनिटी उसकी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 7 फेरे लिए हैं, ठीक है, सोसाइटी है, ठीक है, ब्लेम करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, और उससे उसको फायदा भी है। देखो जब ये घरवाली के साथ बाइंड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है, तो देखो खाना बनता है ना, खाना बना बनाया मिलता है, शुगर बनी हुई शुगर बन जाती है, ठीक है, एटीपी खर्च होती है लेकिन कम खर्च होती है, ठीक है, एटीपी भी खर्च होगी, एनएडीपीएच कम खर्च होगा। लेकिन जब बाहर वाली के साथ बाइंड होगा तो क्या होगा? खाना बना के कौन देता है? कोई नहीं देगा। शुगर का सिंथेसिस नहीं होगा, जो उसके पास था वो भी खा लिया जाता है, ठीक है। तो पहले से जो शुगर थी उससे भी क्या रिलीज हो जाएगा? CO2। और जो उसके पास जो पैसा था ना, उसके पास एटीपी थी, वो भी क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी किसके साथ ज्यादा होगी? CO2 के साथ ज्यादा, क्योंकि O2 के खर्चे ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये जब दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तो किसके साथ बाइंड होगा? CO2 के साथ, ठीक है। तो रुबिस्को जो होता है, अभी बताया, रुबिस्को की बाइंडिंग एफिनिटी बाइंड विद किसके साथ? CO2 के साथ भी बाइंड हो सकता है, और बाइंड हो सकता है कब? किसके साथ? बाइंड विद O2। इसके साथ कब बाइंड होगा? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज्यादा, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या है? ज्यादा, ठीक है। जब कंसंट्रेशन ऑफ O2 ज्यादा है, जब कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्या है? ज्यादा है, तब ये किसके साथ बाइंड होगा? ऑक्सीजन के साथ। जब when concentration of CO2 is equal to concentration of O2, तब ये किसके साथ बाइंड होगा? बाइंड विद CO2, बाइंड विद CO2। ये याद रहेगा कि कब किसके साथ बाइंड होगा, ठीक है। अब आगे चले। अब देखो बेटा, जब ये इसके साथ बाइंड होता था CO2 के साथ रुबिस्को, तो क्या बनता था? RuBP था, 5 कार्बन का, CO2 के साथ बाइंड हुआ, ठीक है, कौन? रुबिस्को, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनते हैं। लेकिन जब ये इसके साथ बाइंड नहीं होता, किसके साथ बाइंड होता है? O2 के साथ बाइंड होता है, कौन? रुबिस्को। तो क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का। किसका? फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। तो इससे तो क्या बनेगा? शुगर बन जाएगा। ये जो है, इससे क्या होगा? CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? CO2 रिलीज। कहाँ होगा ये? इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या होगी? एटीपी भी क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। जो पहले से शुगर क्या कर रखी थी? फिक्स कर रखी थी, उससे क्या रिलीज हो गया? CO2 रिलीज हो गया। एटीपी भी क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस। ये क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों है? क्योंकि CO2 क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, और एटीपी का कंजप्शन होता है, इसलिए क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस। होता कहाँ है? साइट कहाँ है इसके? क्लोरोप्लास्ट। 3 सेल ऑर्गेनल में होता है ये। क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम, प्रोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कितने सेल ऑर्गेनल में? 3 में। PCM। देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजनेशन होगा। प्रोक्सीसोम में बाकी स्टेप होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? CO2 रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, इसलिए क्या बोला? रेस्पिरेशन। लेकिन ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में जुड़ रहा है? लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए क्या बोल दिया? फोटो रेस्पिरेशन। पूछ लेता है कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं? 3। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजनेज कौन से उसमें होता है?
क्लोरोप्लास्ट में। CO2 कहाँ रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले पूरा प्रोसेस पढ़ाया जाता, अब नहीं पढ़ाया जाता। तो ये था फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है? प्रेजेंट इन C3 प्लांट। C3 प्लांट्स में ही होता है। C4 में क्या होता है? एब्सेंट होता है। C4 में एब्सेंट है। ये खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। हो जाएगा ना आज? बहुत गर्मी है। चले आगे? अरे चले, थोड़ा सा पानी और पी लो, बहुत ज्यादा बोल लिया आज मैं। आज उसमें बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। रोज तो ये होता है ना, कुछ लिखने का टाइम मिल जाता है तो मेरे गले को राहत मिल जाती है। अरे क्या हो गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। दो तरीके के फैक्टर होते हैं। अब सुन लो बेटा, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन कौन आता है तुम्हें अच्छे से पता है? टेम्परेचर, लाइट, CO2 एंड वाटर। ठीक है, ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा? नंबर, साइज, और क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। दूसरा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तीसरा, मीजोफिल सेल और स्टोमेटा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इंटरनल फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल। पूछ लिया विच ऑफ फॉलोइंग इज इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ फॉलोइंग इंटरनल एक्सेप्ट। ठीक है, इसको छोड़ के सारे इंटरनल है, ऐसे पूछ लिया तो बता दोगे? एक्सटर्नल 4 है, बाकी सब इंटरनल है, इसमें कोई वो नहीं है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सनलाइट की। सनलाइट क्या करता है? फोटो नहीं, सबसे पहले लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसकी बात करेंगे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किन्होंने दिया था? काला आदमी। कब? 1905। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किन्होंने दिया था? ब्लैकमैन ने 1905 में। क्या बोला था? कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। जब बायोकेमिकल रिएक्शन अफेक्ट होती है किससे? मोर देन वन फैक्टर। एक से ज्यादा फैक्टर अगर किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, तो उस पे सबसे ज्यादा फर्क किसका पड़ेगा? जो फैक्टर क्या है? फैक्टर दैट इज लिमिटेड। जो फैक्टर लिमिटेड है, ठीक है, वो क्या करेगा? इस रिएक्शन को ज्यादा अफेक्ट करेगा। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन है कि नहीं है?
है ना, फोटोसिंथेसिस। ये इफेक्ट हो रहा है किससे? CO2 से भी इफेक्ट हो रहा है, ये टेम्परेचर से भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये सनलाइट से भी क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक से ज्यादा फैक्टर इस रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी चाहिए उतनी है, प्रॉपर है, ठीक है। सनलाइट भी क्या है? प्रॉपर है, लेकिन टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है। तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होगी? नहीं होगी। इसी को तो वही चाहिए जो नहीं है ना। ऐसे होते हैं ना, जो ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं उनके पीछे लोग ज्यादा भागते हैं, है ना। जो कम अवेलेबल होते हैं उनके पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। देखा होगा है ना ऐसा रियल लाइफ में, है ना। ऐसा होता है बेटा, जो इजीली अवेलेबल हो जाता है उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है, और जो भाव खाता है उसका ज्यादा वैल्यू होती है ना। तो ऐसे ही घर में ऐसे ही होता है। अरे खाना बनता है, ठीक है, एक बहुत सारा बना के रख दिया तो खा लेंगे, एक कम चीज बनती है उसके लिए सब लड़ते हैं कि नहीं ये मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, ऐसे होती है लड़ाई। तो बस वो ही है, इसमें बहुत सब कुछ है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है? टेम्परेचर नहीं है, तो नहीं होगी रिएक्शन, नहीं होगी। सब कुछ दे दिया तुम्हें खाने में, बस एक मिठाई कम पड़ गई, नहीं खाएंगे हम तो। इसको कैसे देती, हमें नहीं मिली, हम तो नहीं खाएंगे खाना, रूठ के सो जाते हैं। फूफा फूफा नाराज हो जाता है ना शादी में। बस वो ही है। लॉ ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है? जब एक रिएक्शन एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उस फैक्टर का पड़ता है जो लिमिटेड अमाउंट में होता है, ठीक है। ये क्या है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। समझ आई बात? ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सनलाइट की। सनलाइट, सूर्य देवता क्या करते हैं? लाइट भेजते हैं। तो लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, क्या क्या फर्क, क्या क्या देखा जाता है? प्लांट क्या क्या देखता है? क्वालिटी देखता है कि किस क्वालिटी की लाइट आई है। बहुत नखरे होते हैं प्लांट के भी, ऐसे नहीं है। क्वालिटी देखता है, इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी की लाइट आई है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए लाइट मिली है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम के लिए लाइट मिली है, ठीक है। ये तीन चीजें देखी जाती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कौन सी वेवलेंथ की लाइट आई है। तो पता है ना, ब्लू एंड, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ज्यादा। अरे एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है फिर ब्लू एंड रेड रीजन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और जो ग्रीन लाइट होती है ना, ग्रीन लाइट में क्या होता है? मिनिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो लाइट की जो वेवलेंथ है उस पे लाइट का कलर डिपेंड करता है, और कलर पे डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस कितना होगा, ठीक है। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इंटेंसिटी की। तो इधर तो हम बात कर देते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे 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 लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है, एक लिमिट तक। उसके बाद आके फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडेशन हो जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। पिगमेंट ही नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? आ गई बात समझ में? पक्का से, पहले बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, ठीक है। एक दूसरा रीजन क्या है? सेचुरेशन आ जाता है कि हम तो इतना ही काम करेंगे, अब हम सेचुरेट हो चुके हैं, अब तुम कितनी भी लाइट दो हमारे बक्स का नहीं है। तो C3 प्लांट होते हैं ना, C3 प्लांट में सेचुरेशन आता है कितनी लाइट पे? 10% सनलाइट पे क्या आ जाता है? सेचुरेशन। 10% सनलाइट पे क्या आ जाता है? सेचुरेशन। और C4 में कितने पे आता है? 50%। C4 प्लांट में 50% पे क्या आता है? सेचुरेशन।
और जो सीओफाइट होते हैं, सीओफाइट जानते हो, जो छाया में उगते हैं, शेडेड प्लांट, इनमें लाइट की इंटेंसिटी का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता। सीओफाइट में क्या नहीं होता, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। क्यों? अरे ये ऑलरेडी छाया में उग रहे हैं, इनको जरूरत ही नहीं है इतनी सनलाइट की। ये थोड़े से उजाला में भी क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें लाइट क्या नहीं होता, लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। आ गई बात समझ में? चले आगे। ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए रखा है, तो इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। सनलाइट के बाद में हम बात करें किसकी, CO2 की। CO2 एटमॉस्फेयर में कितनी है, 0.03 टू 0.04 है। जैसे जैसे 0.03 से अप टू 0.05 तक हम CO2 की कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। बियॉन्ड 0.05, 0.05 से ज्यादा कर देंगे, 0.05 से CO2 की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो CO2 की ज्यादा कंसंट्रेशन भी सही नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ही क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर CO2 सही है लेकिन लाइट इंटेंसिटी क्या है, कम है, एट लो लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी नहीं है, लाइट क्या है, लो है इंटेंसिटी। ठीक है। और CO2 क्या है, ऑप्टिमम है, जितनी चाहिए उतनी है, तो क्या कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, C3 और C4 दोनों में ही कोई सा भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या हो गई, लिमिटिंग हो गई। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी काम करता है। जैसे जैसे लाइट बढ़ाएंगे तो C3 भी फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा और C4 भी। कितनी लाइट रिक्वायर है उस पर डिपेंड करता है। C3 के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितनी तक फोटोसिंथेसिस करेगा, 316 माइक्रोन पर लीटर, और ये 415 माइक्रोन पर लीटर। उल्टा लिख दिया, ये C4 है, ये C3 है। हाँ, ये C4 और ये C3। तो फ्यूचर में कौन से प्लांट ज्यादा होंगे, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन पे कौन से प्लांट काम करते हैं, C3 प्लांट। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, टेम्परेचर भी मिल जाएगा, उससे हम क्या बना सकते हैं, ग्रीन हाउस क्रॉप बना सकते हैं। कौन कौन, टोमेटो, बेल पेपर, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। CO2 के बाद में हम बात करेंगे किसकी, टेम्परेचर की। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, C3 के लिए भी चाहिए, C4 के लिए भी। C3 के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम रेंज है। ठीक है। इससे टेम्परेचर अगर कम हो गया तो क्या होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ऑप्टिमम से कम हो गया तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। ज़्यादा हो गया तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एंजाइमेटिक है, डीनेचर हो जाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर इससे कम हो जाए तो भी, ज्यादा हो जाए तो भी। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जरूरी होती है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं उनकी एक काइनेमेटिक्स होती है ना, एक पर्टिकुलर रेंज पे ही काम करते हैं। फिर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट, वाटर। वाटर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, कैसे इफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली। ठीक है। कैसे, पानी ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, होगा ना, स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा, तो CO2 क्या होगी, इन होगी, और CO2 अंदर आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। पानी कम है तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और CO2 अंदर नहीं आ पाएगी।
नहीं आ पाएगी। स्टोमेटा क्लोज हो गया, पानी लॉस हो गया, तो लीफ क्या हो जाएगी, विल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब एनाटॉमी भी पढ़ा दे। अब और सामर्थ्य नहीं है मेरे में, बस इतना ही सामर्थ्य। 10 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हैं पीजीआर के। दंगल तो नहीं हो पाएगा, दंगल में टाइम लगेगा। तुम्हारा एक चैप्टर क्लियर हो गया, और क्या चाहिए, फायदा हो गया कोचिंग आने का। पीछे वाले हंस रहे, हमने तो सुना ही नहीं मैम, आप तो गलत फहमी में हो। हमें तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। नहीं मैम, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, फालतू ही खुश हो रहे हो। बताओ इसका आंसर क्या है ये। Which of the following generally act as antagonistic to gibberellin? एब्सिसिक एसिड। क्यों, वैसे बोले तो जिब्रेलिन्स का कौन होता है, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि जिब्रेलिन सीड जर्मिनेट करवाता है, एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को रोकता है। तो कौन है, एब्सिसिक एसिड। ये एनसीईआरटी ने दिया है इसलिए। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। सीड जर्मिनेशन के दौरान स्टोर फूड कौन मोबिलाइज करवाएगा, जिब्रेलिन्स। कौन करवाएगा, जिब्रेलिन, क्योंकि सीड जर्मिनेशन कौन करवा रहा है, जिब्रेलिन। एफ वेंट noted that if coleoptile tip were removed and placed on agar for 1 hour, कोलियोप्टाइल की टिप को रिमूव कर दिया और उसको 1 घंटे के लिए अगार पे रख दिया, द अगार वुड प्रोड्यूस ए बेंडिंग व्हेन प्लेस ऑन ए साइड ऑफ फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टम। ठीक है, उसके ऊपर अगार को रखा तो क्या हुआ, बेंडिंग दिखी। ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट। It made possible the isolation and exact identification of oxygen. It is the basis for quantitative determination of small amount of growth. पहला ही आएगा। देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, FW वेंट ने। अगार क्या करता है, एक बार अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, फिर इसको दूसरी जगह पे प्लेस करते हैं तो वो सब्सटेंस उस स्टेम पे क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। तो स्टेम को हमने कट किया, ठीक है, और दूसरी जब पहले क्या किया था, कोलियोप्टाइल पे अगार को रखा था, तो जो ऑक्सीजन था वो किस में आ गया, अगार में आ गया। अब उसको कट स्टेम पे रखा तो वो ऑक्सीजन कहाँ चला गया, उस कट स्टेम पे चला गया, तो उस स्टेम की भी क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड। कौन है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, सिग्मोइड आएगा। टिपिकल कौन है, सिग्मोइड। What causes a green plant exposed to the light on only one side to bend toward the source of light as its grow? Green plant need light to perform photosynthesis. Green plants seek light because they are phototropic. हाँ, पहला ही आएगा। Next, the Avena curvature is used for bioassay of, ये ऑक्सीजन के लिए होता है लेकिन अब नहीं पूछा जाता। You are given a tissue with its potential for differentiation in artificial culture. Which of the, क्वेश्चन तो पढ़ लो, which of following pair of hormone would you add to the medium to secure shoot as well as root? शूट को कौन करवाएगा, साइटोकाइनिन, और रूट को कौन करवाएगा, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन किस में है, बी में। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज प्रिवेंटेड बाय, अर्ली स्टेज में कौन प्रिवेंट करता है, ऑक्सिन। कौन करता है, ऑक्सिन। इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट, ऑक्सिन और
इथाइलिन, याद तो है तुम्हें। रिमूवल ऑफ सूट टिप इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव, दिस इज बिकॉज, बी कैसे, हाँ, रिमूवल ऑफ सूट टिप, डी आएगा ना बेटा। रिमूव करने से क्या होगा, लेटरल बड इनहेंस हो जाएगी। हर्ष फोन मत चलाओ बेटा। In order to increase the yield of sugarcane crop, which of following plant growth regulator should be sprayed? Gibberellin. Name the plant growth regulator which upon spraying, ये वही है, ये 2 बार आया हुआ है तो। The process of growth is maximum in log phase, log phase. Inhibitory substance, ये तो डोरमेंसी हट गया। ये बताओ फ्रूट राइपनिंग में कौन हेल्प करेगा, इथेफोन, हर्बिसाइड, 2,4-D, बोल्टिंग एजेंट, जिब्रेलिन, स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। 4 3 2 1 किस में है, 4 3 2 1। हु कॉइन्ड द टर्म काइनेटिन, स्कूग एंड मिलर। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हाँ हाँ करवा दूंगी एक दिन, जैसे आज फोटोसिंथेसिस करवाया है वैसे एनाटॉमी भी करवा देंगे, बस भरोसा रखो।